हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ का टेस्ट आपको पोस्ट किया था ग्रुप में, आपने कर लिया होगा और उसका सॉल्यूशन कंपेयर करते हैं। एक अच्छा टेस्ट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, XYZ ने ज्वाइंटली 60,000 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, XYZ ने ज्वाइंटली 60,000 एल से लोन ले लिया इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। XYZ इन्होंने मिस्टर एल से मिलके 60,000 का लोन टेकन, लोन ले लिया है मिस्टर एल से कितने रुपए का? 60,000 का। उसके रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट कहता है एल कैन कंपेल ओनली वाई टू पे इंटायर 60। क्या एल 60,000 पूरे के पूरे वाई से पे करने के लिए उसे कंपेल कर सकता है कि मैं तो सिर्फ वाई पे ही केस डाल लूंगा? क्या ये ऐसा कह सकता है? ये राइट है? रिप्लाई मी। क्या उसे ये राइट है कि होल 60 कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम वाई? तो आंसर आ रहा है यस। लायबिलिटी ज्वाइंट भी होती है और सेवरल भी। सेक्शन 42 टू 45 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अपा पढ़ते हैं, लायबिलिटी ज्वाइंट और सेवरल होती है। ये अकेले वाई को कंपेल कर सकता है। यस, आंसर आ रहा है यस, ही कैन कंपेल वाई। पर वाई ने अगर 60 एल को दे दिए तो वाई को फर्दर राइट है एक्स और जेड पे केस डाल के कितने ले सकता है? प्रोपोर्शनेट 2020। ओके, नेक्स्ट सेकंड, इफ एक्स वाई एंड कहते हैं इफ एक्स वाई एंड जेड डाइड वेदर एल कैन कंपेल ओनली द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स। अच्छा, तीनों एक्सपायर हो गए, एक्स वाई जेड तीनों एक्सपायर हो गए, तो क्या अब एल तीनों एक्सपायर एक्स वाई जेड, क्या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स को पूरे पैसे देने को कह सकता है? वैसे रूल तो होता है जो एक्सपायर हो गया उसका रिप्रेजेंटेटिव, जो जिंदा है वो सर्वाइविंग पार्टनर खुद, जो मेंबर है सर्वाइविंग जो है मेंबर वो, और जो एक्सपायर हो गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहां सारे एक्सपायर हो गए, तो क्या उस केस में भी एक्स वाई जेड तीनों के रिप्रेजेंटेटिव से मांग सकता है? हाँ, मांग सकता है। क्या अकेले एक के रिप्रेजेंटेटिव से ले सकता है? आंसर इज नो। वो तो भैया रूटीन में ज्वाइंट सेवरल होती है, जब वो इकट्ठे थे। यहां तो तीनों एक्सपायर हो गए, जो उसके परिवार वाले हैं वो लायबल दूसरों के पैसे देने के लिए नहीं है। एक्स के परिवार वाले एक्स की लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल हैं, वाई के परिवार वाले वाई की लायबिलिटी, जेड के परिवार वाले जेड की लायबिलिटी, वो भी उतनी जितनी जाने वाला प्रॉपर्टी एसेट्स नेट छोड़ गया है। तो इसमें एक्स के परिवार वाले वाई और जेड का शेयर उठाने के लिए लायबल नहीं है। तो आप इसमें किन पे केस डालो? एल, तुम तीनों पे केस डालो, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव से अपना 20-20-20 मांगो, और अगर वो जाने वाला कुछ छोड़ गया हो तो मिल जाएगा, नहीं छोड़ गया होगा तो नहीं। एक दूसरे का लॉस रिप्रेजेंटेटिव नहीं उठाते। वो तो ज्वाइंट सेवरल होती है, लेकिन वो अलाइव्ड पर्सन वो नहीं है, मर गया है तो नहीं, उसके परिवार वाले इस तरह से लायबल नहीं होंगे। तो सेकंड का आंसर है फैमिली मेंबर्स एक अकेले से पूरे पैसे मांगना पॉसिबल नहीं है। एक्स की लायबिलिटी 20, हाँ जिंदा है तीनों, फिर अकेले से मांग लो पार्ट 1 की तरह। एक्सपायर हो गए तीनों तो उनसे अपना अपना शेयर ही 20-20-20 ही मांग पाओगे। एल किसी एक को पूरे 60 देने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को कंपेल नहीं कर सकता, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव को कंपेल करो, 20-20-20 मांगो। थर्ड, इफ द होल अमाउंट वाज रिपेड टू एल बाय वाई, सारा पैसा अगर y ने 60,000 दे दिया, हाउ मच y कैन रिकवर फ्रॉम एक्स एंड जेड? प्रोपोर्शनेट। अगर सारा y ने दे दिया तो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, y ने 60 दे दिया तो y इनसे प्रोपोर्शनेट कितने ले लेगा? 20,000 ईच फ्रॉम एक्स एंड जेड। सिंपल। नेक्स्ट फोर्थ, कुछ करेक्शन भी मैंने आपको ग्रुप में दी थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक से हैं। यस, फोर्थ और 5 देखते हैं, थोड़ा करेक्शन भी ग्रुप में डाला था। फोर्थ देखते हैं, इफ होल अमाउंट वाज रीपेड टू एल बाय वाई, जेड बिकेम इंसॉल्वेंट, उसके घर से 1/5 ही आ सकता है, बस इतना क्वेश्चन है।
यानी देखो फोर्थ पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1A का फोर्थ क्या है देखना। फोर्थ में कह रहा है कि भाई होल अमाउंट एल को किसने दिया, वाई ने। एल को पेमेंट दी, पेमेंट एल को किसने दे दी, वाई ने। सारी पेमेंट एल ने किससे निकलवा ली, वाई से। जेड बिकेम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड ही कैन पे ओनली 1/5 ऑफ द पेबल अमाउंट, जितना देना है उसका 1/5। तो अब सवाल यह है कि वाई ने इसको कितने दे दिए, पेमेंट पूरी की पूरी 60 दे दी। ऐसा है, इसके घर से कितने ले सकते हो, जेड से। जेड से 1/3 हिस्सा लेना है, 20,000 बनता है। इसके घर से तो 1/5 4,000 ही आ सकता है, इसके घर से 4,000 आ सकता है। तो लॉस जो डेफिसिट अमाउंट है वो कितना है, जो ये नहीं दे पाया 20,000 में से ये तो 1/5 4 ही दे पाया। 16,000 जो इसका कम रह गया वो कौन को उठाएंगे, एक्स एंड वाई बराबर बराबर। आपको पता है लॉस 8 यानी ये वाई कैन क्लेम फ्रॉम एक्स। एक्स से कितने पैसे ले सकता है भैया, 60,000 का तो 1/3 तू 20 दे, 20 मैं दूंगा, प्लस उसका लॉस 8,000 तू उठा, 8,000 मैं उठाऊंगा। यानी 28,000 पे किससे मांग सकते हो, एक्स से। 28 एक्स से आगे, 28 फ्रॉम एक्स से ले लेगा ये। फ्रॉम जेड से कितने आ जाएंगे इसको, सिर्फ 4 32। और बोर्न बाय वाई हिमसेल्फ, इसकी पॉकेट से कितने जाएंगे, 60,000 में से 28 ये एक्स से ले लेगा, 4,000 इसको आ गए, तो खुद की पॉकेट से कितना खर्चा पड़ गया, 28 हो गए पूरे 60। इस तरह से देखिए, क्योंकि 1/5 20,000 का 4,000 ही आ सकता है, किससे, जेड से। जब 4,000 जेड से आएगा तो आप समझ लो कि अपने को 4,000 आने के बाद 16 लॉस हो गया, इंसॉल्वेंट से आ नहीं सकता 16,000, जिसे एक्स और वाई मिलके उठाएंगे 8। तो ये एक्स से कितने मांग रहा है, 20 + 8 28 तू दे, 20 तो तू अपने दे, 8,000 पे वो जो जेड का लॉस है वो 28 दे। तो 28 मेरे 28 तेरे, 4,000 जेड से आए। इसी क्वेश्चन फर्स्ट ए का 5th पार्ट, क्वेश्चन सेम है कि एल को पेमेंट किसने दे दी, पेमेंट बाय वाई ने कितनी पेमेंट दे दी, 60,000। ठीक है, जेड इंसॉल्वेंट, जेड जो है इंसॉल्वेंट है, वो कह रहा है यहां पे भी 5th पार्ट में भी जेड इंसॉल्वेंट हो गया, उसके घर से 1/5 मिल सकते हैं जितने उसने देने हैं। एक्स एक्सपायर हो गया, एक्स डाइड, एक्स एक्सपायर हो गया, उसके घर से कितने आ सकते हैं, उसके परिवार से मैक्सिमम रिकवर्ड अमाउंट 17,000। मर गया बस, वो प्रॉपर्टी 17,000 की छोड़ गया है, ये प्रॉपर्टी ही 17,000 की छोड़ गया, एक्स मर गया तो उसके घर वाले 17 ही देंगे। ओके, अब देखो 60 में से एक्स से कितने लेने थे, 20, तो लॉस कितना हो गया, लॉस फ्रॉम एक्स पार्ट, एक्स के पार्ट से। भैया 60,000 का 1/3 तेरे से 20 लेना था, 17 आ पाया, तो कितना लॉस हो गया यहाँ, 3,000। ये लॉस कौन उठाएंगे, ये लॉस उठाना चाहिए वाई और जेड को बराबर बराबर, कितने कितना 1500। लेकिन पंगा ये है कि जेड से 20 लेना है फ्रॉम जेड, जेड से 60,000 का 1/3 कितना लेना है अपने, 20 प्लस 1,500 रुपये जो मर गया है उसके घर से 17 से ज्यादा नहीं आ सकते, ये लेना है। 60 का 1/3 20, तो जेड से ये लेना है। 1,500 रुपये कम पड़ गए जो मर गया उससे, 21,500 लेना है। 21,500 का 150 आएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि इंसॉल्वेंट आदमी 150 ले पाएगा, तो 21,500 का 1/5 कितने रुपए हो जाएगा, 4300। मैक्सिमम अमाउंट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम जेड, क्योंकि जेड के केस में उसने ये लिखा कि जितने लेने हैं उसका 1/5। तो भाई इसमें पंगा एक और भी आ गया, यहां एक आदमी एक्सपायर भी हो गया। 4th पार्ट में और 5th पार्ट में यही फर्क है, जो 4th पार्ट था ना फर्स्ट ए का 4th पार्ट,
उसमें x बिल्कुल ठीक है, z इंस्टॉलमेंट हुआ है खाली, x से जितने भी ले सकते हो। तो z से अपन ने 20 लेने हैं, 1/5 मिले 4, बस और तो लेने ही नहीं कोई, तो 1/5 4 ले लिए, बाकी 16 लॉस, दोनों ने 8-8 उठा लिया। यहां अब ये लिखा है कि z से जितने लेने बनते हैं, भैया बनते कितने ये बताओ मुझे, 20 का ना देखो, सारा लॉस y के जिम्मे 9, जितने बनते हैं। तो यहां एक मर गया है, उसका तो फाइनल होगी स्टेटस, इसका तो फाइनल नहीं है ना z का, 1/5 है जितने लेने हैं, उसका तो फाइनल है, 17,000 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो 20 में से 17 आए तो 3,000 पे उसका नुकसान कौन उठाएगा, दो मिलके y और z, 1500। तो इसके 20 खुद के z के, 1500 उसके x वाले कम रह गए, तो मिला के कितना हो गया इसका 21,500। पर नहीं, ये तो 1/5 जितना देना है उसका 1/5, कितने दे पाएगा, 4300 रुपए दे पाएगा। देखो इसे ध्यान से, देखो ये बेस्ट ऑप्शन है, हमें ये एग्जैक्ट तो नहीं बोला, बस जितने लेने हैं उसका 1/5। इसके क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क यही है कि वहां पे जिंदा था x, वहां x ने पूरा लॉस उठाया और फाइनल उससे 20 लेने थे, z से 1/5 आ गए। यहां पता ही नहीं कितने लेने हैं z से, वहां तो पता है 20 लेने हैं, क्योंकि और तो किसी का लॉस नहीं है। यहां एक और का भी तो लॉस है, x का भी तो लॉस है, उसके घर का भी 3,000 रुपये कम आया है, तो वो इससे लेने पूरे बना लो, फिर देख लेते हैं 1/5, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं है। ये कह रहा है जितने लेने बनते हैं उसका 1/5 ले लेंगे, इस तरह से। तो कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन ऐसे किया होगा कि z से कितने आ सकते हैं, 20,000 का 1/5 कितना, 4,000, 4,000 पे ले लो 4300 की जगह, 4 ये ले लो, 16 ये भरेगा y अपनी जेब से, 3 इसके कम रह गए वो भरेगा, 16 और 3 29 खुद की जेब से भरेगा, 20 + 29 ऐसे इस तरह। यानी कि 60,000 का 1/3, 20 का 1/5 आपने 4 इससे लिया, 17 उससे, 21,000 रुपये ले लिया 60 में से, 60 में से 21 लेके आपने 39,000 वाई ने उठाया, यानी उन दोनों का लॉस कितना निकाल दिया आपने, 16 इसका, 3 उसका, 19। ऐसे आंसर दिया आप लोगों ने। ये तो कर सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, पर लेकिन मैंने जिस सोर्स से लिया है वो यही कहता है कि भैया यहाँ ये पिक्चर भी क्लियर है कि x एक्सपायर हो गया है, उससे इतने ही पैसे आ सकते हैं, वो इतना ही छोड़ गया है, तो घर वाले इतने ही देंगे, 3,000 कम रह गए, तो भैया इसका फाइनल नहीं है z का, क्योंकि इससे जो लेना है उसका 1/5 आएगा। तो लेना कितना है, 1500 जोड़ के बताओ भैया, ये लेना है उसका 1/5 आएगा। यहां और कोई लेना ही नहीं था ना z से, 20 ही लेने थे, x और y तो जिंदा ही है, सॉल्वेंट है। तू इंसॉल्वेंट हुआ है, तेरे हिस्से का 20 का 1/5 आया 4, 16,000 इन दोनों ने उठा लिया। इसके अंदर 1/5 किसका करूं ये सवाल था। x का भी 3,000 रुपये कम रह गया, उसका 1500 बांटा, 20 + 1500 21,500 लेना है किससे, अपने z से, तो उसका 1/5 आया 4300 रुपये। ऐसे कर सकते हो आप इसको ऐसे। चलो 6th, अगर कहता है इफ L रिलीजेज X फ्रॉम लायबिलिटी, उसने X पे केस ही नहीं डाला, वो किससे मांग रहा है पैसा, YZ से, पेमेंट के लिए केस डालता है YZ पे, YZ भी क्या पूछ रहे हैं, हम भी रिलीज X को आजाद कर दिया, हम भी आजाद हो गए, क्या ये सही है, क्या ऐसा होता है वो भी आजाद हो जाएंगे ऐसे अपनी लायबिलिटी से, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उसने X को रिलीज कर दिया, YZ तुम पे केस डालना चाहे डाल सकता है, चॉइस L की, Y पे केस Z पे डाले या X के ऊपर भी डाले, उसने YZ पे डाला तो तुम दोनों लायबल हो, YZ यू आर लायबल। ओके हाँ, तुम भर दो पैसे 60, फिर तुम क्या करना, मिलके किस पे केस डाल देना, X पे, उससे प्रोपोर्शनेट 10-10 करके 20,000 निकलवा लेना, उसे लो नहीं रोकता। पर तुम कहो कि X को रिलीज कर दिया हम भी रिलीज हो जाए, ऐसा नहीं होता है, तुम दोनों रिलीज नहीं, तुम दोनों पे केस डाल सकता है कौन, सामने वाला L। तुम भर दोगे 60,000 दोनों, मान लो 30-30, तो तुम केस डाल देना X पे, उससे 10-10 निकलवा लेना, ऐसे कह रहा है। ये पार्ट हो गया, अच्छा था 2 मार्क्स के लिए, 6 क्वेश्चंस थे। ओके, फिर बी पार्ट, मेमोरेंडम, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं, 3 मार्क्स का है। मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है रजिस्ट्रार को दे दिए 6 जनवरी को, 8 जनवरी को ही रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, जिस पे डेट 6 जनवरी 18 ही लिखी है। अच्छा, आपने सारे डॉक्यूमेंट 6 जनवरी को इशू कर दिए, कंपनी ROC ने 8 तारीख को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेल किया या बाय पोस्ट भेजा, पर उस पर लिखा है इनकॉर्पोरेशन की डेट 6 जनवरी, तो 6 जनवरी ही रजिस्ट्रेशन की डेट मानी जाएगी,
वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो कई बार पोस्टल डिले, कई बार मेल करने में लेट हो गए, लेट हो ही जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द वेरी डे 6 जनवरी को ही कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए किसी को। द अलॉटमेंट वॉज चैलेंज दैट इट वॉज मेड बिफोर द एक्चुअल इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब कंपनी ने अलॉटमेंट कर दी, सामने वाला चैलेंज कर रहा है कंपनी को, ये अलॉटमेंट बेकार है क्योंकि ये 6 जनवरी को कैसे इशू कर सकती है कंपनी, क्योंकि कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिला, 8th को, या कंपनी बाद में ना करना चाहती है अलॉटमेंट के लिए कि हमें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट 8th को इशू हुआ है तो 6 की अलॉटमेंट वैलिड नहीं, बिल्कुल वैलिड है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। भैया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, कंपनी तो रजिस्टर्ड तब से ही होगी जब आरओसी ने अपने रिकॉर्ड में फाइनल कर दी। तो 6 जनवरी को तो डेट लिखी हुई है इनकॉर्पोरेशन की, तो उस दिन अलॉटमेंट की तो बिल्कुल सही है, कंपनी की अलॉटमेंट है वो, कोई इशू इसमें नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेट इशू होना कोई मैटर नहीं है, कंपनी तो 6 को ही रजिस्टर्ड मान ली जाएगी, तो 6 की अलॉटमेंट वैलिड है। नेक्स्ट 3 मार्क्स के लिए, नो सेलर ऑफ गुड्स कैन गिव अ बेटर टाइटल टू परचेजर देन व्हाट द हिमसेल्फ पोसेसेस, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट ब्रिंगिंग आउट इट्स एक्सेप्शन। ऐसा है। अब ये क्वेश्चन तो 10 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हैं आप। ये नेमो डेट को नॉन हैबिट पढ़ते थे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं पढ़ते थे, नेमो डेट को नॉन हैबिट, उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27 से लेके 27, 28 ऐसे करके सेक्शन 54 अनपेड चलता था कि भाई यू कांट गिव समथिंग टू समवन विच यू हैव नॉट गॉट, जो आपका नहीं वो आप किसी को कैसे दे सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर मैं चुरा के कोई चीज लाया तो मैं किसी को बेचूंगा तो बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ही ओनर नहीं हूं तो सामने वाले को बेटर टाइटल कैसे मिल जाएगा। बट सम एक्सेप्शंस आर देयर, सामने वाले को बेटर टाइटल मिलेगा। आप अब 3 मार्क्स के लिए लिखो तो बस हेडिंग दे दो, क्योंकि इतना डिटेल नहीं दे पाओगे। अगर ये 8-10 का होता तो थोड़ी डिटेल भी देते। जैसे एजेंट बेच रहा है मालिकों का माल तो वैलिड टाइटल देगा, हाँ देगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड करके आपको चीज दी, आप आगे बेच दो तो उसका मतलब क्या है, यू हैव एक्सेप्टेड द आइटम इवन देयर इज फ्रॉड। आपने आगे क्यों बेची, इट मींस यू हैव एक्सेप्टेड द आइटम, तो वैलिड सेल है। ज्वाइंट ओनर थे, उनमें से एक आदमी ने दूसरे से पूछे बिना ही चीज बेच दी। ज्वाइंट ओनर थे कार के ए और बी, ए ने कार बेच दी, बी से पूछा ही नहीं, सामने वाले ने गुड फेथ में खरीदी तो वैलिड सेल है, वैलिड सेल है। सामने वाला ओनर बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक। एस्टोपल का केस था, कोई चीज आपकी बेच रहा और आप चुप हो तो वैलिड सेल मानी जाएगी, माना जाएगा, सेलर को राइट है। अनपेड सेलर बेच दे तो भी ठीक। अनपेड सेलर क्या करता था, वार्निंग देके बेचता था पेरिशेबल को बिना वार्निंग, भाई पैसे दे दो वरना बेच दूंगा, वैलिड सेल है। फाइंडर बेली क्या करता है, गिरी हुई चीज का मालिक ढूंढने पे ना मिले तो क्या करेगा, रीजनेबल एफर्ट करने के बाद भी ना मिले तो बेचेगा, मिलने पे मालिक को बेच के पैसे दे देगा। ये सब वैलिड ओनरशिप देते हैं। माल बिका नहीं, ऑरल अग्रीमेंट है, पर आपने डॉक्यूमेंट दे दी किसी को, ये ले भैया बाइक दी है, अभी तू पसंद आए रख लेना नहीं तो वापस, उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट ले लिया आपसे, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे बेचा तो ये वैलिड सेल है। पड़ा था माल बिका हुआ है, सेलर के पास पड़ा है, सेलर ने बिल नहीं दिया उसका किसी को, बस बेच दिया, वो पड़ा सेलर के पास है, उसने उठा के आगे बेच दिया। सेकंड बार को क्या पता ये ऑलरेडी बिका हुआ है, बिल लेके वो लेके गया तो वैलिड सेल है। बहुत बड़ा टॉपिक था, ठीक है। तो ये लिखा है नॉलेज के लिए डिटेल में कि अगर मार्क्स 6-8 के लिए आ जाए तो डिटेल लिख दो, पर आपके मार्क्स नहीं है तो इसलिए सिर्फ हेडिंग से ही काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल 3 मार्क्स में आप नहीं लिख सकते। एक पेज मतलब एक पेज पे हाफ में कवर कर दो बस हेडिंग देके, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ बहुत वास्ट है अदरवाइज। चलो सी पार्ट इसका हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ओके। हाँ बाय एजेंट, और ये आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं, इसका सही है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, स्टेट्स इट्स इफेक्ट अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देखो मार्क्स 2 है तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, मार्क्स 5 होते तो आप ज्यादा लिखते। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब वही मीन लिख रहा है, एक ने काफी लेबर करके केवल नहीं लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू में तो वैलिड था लेकिन परफॉर्मेंस से पहले, डेट से पहले वो वॉइड हो गया। जैसे कि क्या, लो बदल जाना, वाइन का कॉन्ट्रैक्ट था पहले लेकिन वाइन क्या होगी, बैन। मेडिसिन का कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में वो मेडिसिन बैन होगी, तो ये क्या है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। कई बार कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसा हो गया।
या इम्पॉसिबल हो गया, घोड़ी किराए पे देनी थी लेकिन शादी पे आने वाले दिन से पहले मर गई नेचुरल रीजन से, तो कॉन्ट्रैक्ट अब वो घोड़ी आ नहीं सकती, बेकार, पैलेस गिर गया, नेचुरल गॉड्स एक्ट, तूफान उससे गिराया नहीं है, उससे आपने गिरा दिया मिस्त्री लगा के, फिर तो पैलेस ओनर लायबल है, भैया शादी है तू पैलेस गिरा रहा है, बुकिंग कर रखी है, कार्ड छप चुके हैं, फिर तो उस पर एक्शन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ गॉड्स एक्ट, बिजली कड़की, बिजली गिर गई उसके ऊपर, ऐसा कुछ, तो इस तरह की चीज़ों से अगर हुआ है तो सेलर वो पैलेस वाला भी लायबल नहीं होगा, एडवांस वापस आ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, शराब बैन होगी तो भी वैलिड नहीं, ठीक, कंट्रोल में नहीं, आपके बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ द पार्टीज है, ठीक, ये चीज है। और अगर एक आदमी को पता है, उस डिस्क्लोज ना करे, जैसे आप शिप का माल बेच रहे हो या कोई खरीदने आया, आपको पता है कि शिप डूब चुका है, आप साइलेंट हो तो गलत है, सामने वाला डील कर गया, बाद में प्रूव हो गया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पता था सेलर को, उसने चल जाएगा पैसे ले लो, बाद में पता लगा वो शिप डूब गया, सामने वाला पैसे ही वापस नहीं लेगा बल्कि कंपनसेशन भी कराएगा। तो जिस पार्टी को पता है रियलिटी और ना बताए तो उसे कंपनसेट भी करना पड़ेगा। एक होता है दोनों को ही नहीं पता, भी शिप डूब गया है तो भैया कोई डिस्प्यूट नहीं है इसमें, ठीक है, और आप जो एडवांस है वापस हो जाएंगे और कोई झगड़ा नहीं है। चलो, तो ये 3 मार्क्स में, ये भी 2 मार्क्स में देना है आपने, कोई ज़्यादा नहीं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी 5 मार्क्स में है तो डिटेल में लिख सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 32 है और वो कब बना, 2008-9 में इन्फोर्स हुआ। इसमें मैक्सिमम नंबर 50 हो सकते हैं, आम पार्टनरशिप में मिनिमम 2, एलएलपी में मिनिमम 2 मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाए जाते हैं 2, कम से कम एक इंडिया में रेजिडेंट हो, और जबकि उसमें आम पार्टनरशिप 32 वाले में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा नहीं होता है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एलएलपी में मेंबर की, जबकि आम पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। ऑडिट के रूल भी हैं, 40 लाख टर्नओवर, इस तरह कंट्रीब्यूशन 40 लाख से ज़्यादा, तो वो इस पे नहीं एप्लीकेबल होते। विसल ब्लोइंग का रूल कि भाई एक्शन ना लिया जाए, अगर कोई हिडन इन्फॉर्मेशन किसी इन्वेस्टिगेटर को देता है सरकार को तो उस पर एक्शन ना लिया जाए मेंबर पे, ये विसल ब्लोइंग का रूल। ये एलएलपी पे लगता है, आम पार्टनरशिप पे ऐसा कोई रूल नहीं होता। रजिस्ट्रेशन होता ही एलएलपी का किससे, आरओसी के अंडर चलती है, जबकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना ना करवाना आपकी मर्जी है, और करवाना है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से होता है। परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी में सारे मर जाएं तो भी खत्म नहीं होती, वही शेयर कंपनी की तरह है, उसके रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू करेंगे, ऐसे खत्म नहीं होती। बॉडी कॉर्पोरेट है ये एलएलपी जो है, ठीक है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब मेंबर की अपनी है पोजीशन है, मतलब कल को आपकी प्रॉपर्टी अपनी, मेंबर की अपनी, घाटे पड़ जाए तो छीनी नहीं जाएगी, एजेंट मानना नहीं जाता, दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं माना जाता एलएलपी में पार्टनर। हाँ, एलएलपी तो एजेंट बना सकती है पार्टनर को, लेकिन एक पार्टनर दूसरे का एजेंट नहीं। जबकि आम पार्टनरशिप 32 वाली में सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का ग्रुप का क्या है, एजेंट है, वो सब लायबल है, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होता है, ठीक, ये चीज़ है। और इनके नाम के एंड में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी वर्ड लगता है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन आम पार्टनरशिप में ऐसा कोई नेम लगाने की जरूरत नहीं है। माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते एलएलपी में, आम रूटीन 32 वाली में बना सकते हैं, ठीक। फॉरेन नेशनल नई पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनता, जबकि इसमें एलएलपी में बन सकता है। चलो वो सब, इसमें स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एनुअल रिटर्न सबमिट होती है एलएलपी में। कौन जिम्मेवार है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसमें ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो चलो 5 मार्क्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। माइनर पे भी जितना मर्जी कुछ लिख लो, 5 मार्क्स है, उस 2-1 पेज ज्यादा से ज्यादा। क्या कहता है, स्टेट द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट। माइनर के साथ अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके। व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ माइनर्स मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज एज। माइनर ने कहा कि मैं तो मेजर हूं, तो धर्मदास घोष मोहरी बीबी का केस लिख देना ना, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में धर्मदास ने झूठ बोला था मैं मेजर हूं, जबकि वो क्या था, माइनर, तो वो वाली सिचुएशन लिख देना। फिर क्या हुआ, कोर्ट ने कहा माइनर जो है झूठ बोले तो भी कोई बात नहीं, उसके अगेंस्ट पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, कोर्ट ने उसे बचा लिया। माइनॉरिटी में किए गए कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होने पे भी साइन कर दे, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उसका कोई मीनिंग नहीं, रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होती। और डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी नहीं लगता माइनर पे, चीज ले गया कॉन्ट्रैक्ट करके और चीज वापस मिले कोई श्योर नहीं। अगर वो ठगी करता है, माइनॉरिटी का फायदा उठा रहा है तो अलग बात है, लॉ ऑफ टोर्ट होता है, TORTS, टॉर्ट्स,
गलत करता है तो कोर्ट उस केस में तो चाहे रेस्टिट्यूट करवा दे बेनिफिट, नॉर्मली नहीं होता। माइनर का गार्डियन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करे कोई एसी कार खरीदने का ना, उसके लिए नहीं कर सकता, वो नेसेसरी का कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी में से नेसेसरी की पेमेंट दे सकता है गार्डियन, ठीक है, वो चीज है। तो पर्सनल लायबिलिटी होती नहीं, वो कहां से पे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में से। बाकी रही उसकी नेसेसरी की कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 68 पढ़ते थे, ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसके पास प्रॉपर्टी है माइनर की, प्रॉपर्टी में से वो पैसे वसूले जा सकते हैं, उसके खाने पीने एजुकेशन रहने के खर्चे, ठीक, लेकिन पर्सनली वो लायबल नहीं होता। ये अपन ने नेसेसरी वाला भी पढ़ा था, ठीक है। रेटिफिकेशन होती नहीं, ये बात अपन ने पढ़ ली है। स्टॉपल नहीं लगता, दिखावा कर रहा है मेजर का, तो भी कोर्ट उसे बचा लेगा। गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होता क्योंकि उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। माइनर पार्टनर बन सकता है लिमिटेड पर्पस के, फुल फ्लेज नहीं। 32 वाली में, LLP में तो बन ही नहीं सकता, और फुल फ्लेज नहीं बेनिफिट के लिए। माइनर एजेंट अपॉइंट हो सकता है, एम्प्लॉय बन सकता है, हाँ बन सकता है। ये सारी माइनर के केस कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देता कि तुझे काम करना ही होगा, ऐसा नहीं। माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। माइनर को बिल दे दिया आपने, एक्सेप्ट कर दिया, माइनर तो ले सकता है। माइनर ने एक्सेप्ट किया, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। क्लियर। माइनर कभी गारंटर नहीं बन सकता, बन भी गया मांगो ना दे तो कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है ना। ये तो ये चीज है। मेजर और माइनर ने मिलके कोई लोन वोन ले लिया तो माइनर पे ही एक्शन होगा, मेजर पे नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर नॉलेज पर्पस ज्यादा डिटेल्ड है अगर ये 7, 8, 8, 10 मार्क्स का आ जाए तो। अदरवाइज अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप सिलेक्टेड पॉइंट थोड़ा स्पीडली कंप्लीट करना होगा। बहुत कुछ है इसमें माइनर के रिगार्डिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। झूठ भी बोल रहे माइनर लायबल नहीं है, सही कह रहे हो। नेक्स्ट, थर्ड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप बट इट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस। 3 मार्क्स के लिए। हाँ, प्रॉफिट मिल जाना ठीक है, मानते हैं जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो पार्टनर है, पर ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ये प्रॉफिट वाला टेस्ट जो है ये रिबटेबल है, इसे चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि देयर आर सर्टेन पर्सन हु ड्रॉ शेयर ऑफ प्रॉफिट देन ऑल्सो दे कांट बी ट्रीटेड एज पार्टनर। उनको पार्टनर नहीं माना जाता। वो कौन से लोग हैं? जैसे कि मान लो विडो है किसी डिसीज पार्टनर की, वो प्रॉफिट ले रही है। बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड प्रॉफिट का शेयर ले रहा है। मैनेजर जो है वो कमीशन प्रॉफिट का 5-10% ले रहा है। क्रेडिटर प्रॉफिट का थोड़ा शेयर ले रहे हैं। कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो गया उसके बाद गुडविल के दम पे प्रॉफिट ले रहा है। या सेक्शन 37 बोला था, हिसाब ही नहीं कर रहे, पैसा ही नहीं दे रहे, तो वो क्या ले सकता है? या तो प्रॉफिट का शेयर कैपिटल की रेशो में या फिर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट, विच एवर इज हायर। तो ये लोग प्रॉफिट ले रहे हैं तो क्या ये पार्टनर है? नहीं। तो ही कह रहा हूं ये अच्छा टेस्ट नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग कि प्रॉफिट ले रहा है तो पार्टनर है। नो, इट कैन बी रिबटेड। इसको चैलेंज किया जा सकता है। क्लियर ये चीज। तो आप ये ब्रीफ में लिखो, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखो, है बहुत ज्यादा होता है ये। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द, इसको छोटे छोटे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दो। पार्टनर बाय स्टॉपल, जैसे किसी ने कहा सुमित इज माय पार्टनर, मैं चुप रह गया, तो भैया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या स्टॉपल यही है, मुझे पार्टनर माना जाएगा। ये कह के ना सुमित इज माय पार्टनर, मैं चुप रह गया, मुझे कहना चाहिए नहीं नहीं सर मैं नहीं हूं पार्टनर, तो वो केस पड़ा था। लोन ले गया किसी से तो मुझे भी भरना पड़ सकता है। ओके। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म कौन सी होती है? फर्म की प्रॉपर्टी जो पार्टनर शुरू में सेट्स लाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या जो पैसा लाता है उससे सेट्स खरीदी गई। बिजनेस की लाइफ में ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप सेट खरीदी गई। गुडविल, ये सब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इसका यूज क्या हो? कॉमन मैक्सिमम एडवांटेज के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं। नेक्स्ट, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, बताया था ना ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट के राइट क्या है? हाँ, ये अच्छा टेस्ट नहीं था, वो बात होगी। ये वाले बोलो, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, क्या राइट होते हैं उसे? प्रॉफिट का शेयर जो दे ले सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट देख नहीं सकता, डे टू डे मीटिंग में आ नहीं सकता। कल को फर्म डिसॉल्व हो जाए तो जो जिसकी जगह ये ट्रांसफर आया है उसको जो मिलता वो इसको मिल सकता है। ये कोर्ट में कह सकता है मुझे सही शेयर नहीं दे रहे, ठीक है, ये चीज है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट रूटीन नहीं दे सकता, जो प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है चुपचाप ले ले, चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक, डे टू डे मीटिंग में अफेयर में नहीं आ सकता। कल को उस फर्म डिसॉल्व होती है उसे वो सब कुछ शेयर लेने का राइट है, जो जिसकी जगह वो पार्टनर आए उसको मिलता, जो इसको मिल जाएगा। प्रॉफिट का शेयर ले सकता है, चैलेंज नहीं कर सकता, जो मिल गया चुपचाप ले ले। नेक्स्ट,
बी पार्ट, एक्सप्लेन पार्टनर बाय एस्टॉपल के बाद इसमें राइट अ पार्टनर टू गेट रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। ये क्या था? ये भी था पार्टनरशिप में। भैया आपने किसी को कह दिया 10 साल के लिए पार्टनर बनेगा, हर साल के 10,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख दे दिए उसने। फर्म तीसरे साल ही खत्म होगी 3 साल बाद, तो कहता है भैया 10 साल के 1 लाख दिए थे, तीसरे साल फर्म खत्म, 7 साल पहले खत्म होगी तो उसके 70,000 रुपये वापस दो। तो वो प्री मेच्योर फर्म डिसॉल्व के पैसे वापस मांगता है। आप मुझे बताओ ये प्री मेच्योर फर्म डिसॉल्व होगी, प्रीमियम किस सिचुएशन में वो इनकमिंग पार्टनर जो न्यू पार्टनर है एडमिटिंग पार्टनर नहीं ले सकता? किस केस में नहीं ले सकता बताओ? किस केस में वो प्रीमियम का पैसा वापस नहीं मांग सकता प्री मेच्योर टर्मिनेशन में? वो बताओ, रिप्लाई मी। नहीं ले सकता जब फर्म किसी पार्टनर की डेथ की वजह से डिसॉल्व हुई हो, या ये जो नया पार्टनर है इसने ही कुछ मिसकंडक्ट किया, गलत किया, जिस वजह से फर्म डिसॉल्व हुई, तो नहीं ले सकता। या एडमिशन के वक्त बता दिया गया था कि किसी भी हाल में ये प्रीमियम का पेड अमाउंट वापस नहीं होगा। अगर ये बात पहले बता दी गई थी तो वो वापस नहीं मांग सकता। ये चीज अपन ने पढ़ी थी, ये सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट। एक्स ने वाई से कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 बोतल 10 रुपए पर बोतल सप्लाई करूंगा एक फिक्स डेट पर। कितने रुपए? 1000 बोतल 10 रुपए पर बोतल। अब एक्स ने जेड से खरीदनी है बोतल। एक्स ने किसको देनी है? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। एक्स ने बोतल किसको देनी है? वाई को 1000 बोतल देनी है, 1000 बोतल एट द रेट 10 रुपीज पर बोतल। अब इसने जेड से बात की बोतल लेने की 1000 बोतल की, भी तू मुझे बोतल देगा एट द रेट कितने में? जेड से लेना है और आगे वाई को देना है। जेड से 9 रुपये पर बोतल, ₹9 पर बोतल लेके 10 रुपए में आगे वाई को देनी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एट द सेम टाइम जेड को बता दिया गया कि भाई ये बोतल मैंने आगे वाई को देनी है। ये बात एक्स ने बता दी जेड को कि तू बोतल देगा, मैं आगे किसको दूंगा? वाई को दूंगा। अगर जेड फेल हुआ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू कोर्स में, अब ये क्या कह रहा है? उसने बता दी थी सारी बात कि मैंने आगे देनी है। जेड बोतल नहीं दे पाया और बोतल बाजार में 10.5 रुपए की हो गई, तो कंसीक्वेंटली एक्स कुड नॉट प्रोक्योर एनी वाटर बोतल और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया। अब बोलो डैमेज एक्स कितना ले सकता है जेड से? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जेड हैज नॉट इन्फॉर्म अबाउट द वाइज कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा है। अब अमाउंट ऑफ क्लेम फ्रॉम Z बाय एक्स कितने? एक तो ऑर्डिनरी डैमेज, जो बोतल महंगी होगी, प्लस लॉस ड्यू टू नॉन सप्लाई टू वाई। 2 डैमेज ले पाएगा। एक तो जो रेट महंगा हुआ वो, प्लस तेरे ना करने से जो मुझे नुकसान हुआ, 1 रुपया पर बोतल में कमाता वो तो चलो ऐसा है कि 9 रुपये वाली बोतल 10.5 की होगी। तुम ऑर्डिनरी डैमेज कितना मांग लो? भाई तूने मेरे को बोतल 9 में देनी थी, अब बाजार में 10.5 की मिलेगी, तो मेरा नुकसान कितने रुपए का है? 1000 बोतल का नुकसान है, 1500। तो ये प्लस ये अब वाई कितना मांगे क्या पता? वाई भी तो क्लेम करेगा। वाई कैन स्यू एक्स और एक्स में हैव टू पे डैमेज टू वाई। इसको वाई को देना पड़ेगा। हो सकता है वाई कहे कि मेरे को 500 रुपये बोतल महंगी पड़ेगी, वाई कहे शायद भी मेरे को तो बाजार से लेनी पड़ी, तो वो तू एक्स टू दे, तो वो 500 रुपये किससे मांगेगा? जेड से। अब ये नहीं पता वाई केस करके कितना लेगा, पर ये श्योर है जितना पैसा एक्स को वाई को देना पड़ा वो पैसा जेड से ले सकता है। दैट इज स्पेशल डैमेज। इसको अपन नाम देते थे स्पेशल डैमेज। भाई आगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
तूने ब्रीच किया तो आगे वाला केस कर सकता है। वो डैमेज कम मांगा जा सकता है जब पहले से सारी सिचुएशन बताई हो। अब वाई कितने लेगा केस करके, जितने भी लेगा वो जेड से मांग सकते हो, प्लस 1500 तो नॉर्मल डैमेज है ही है। अगर ये सारी सिचुएशन वाई वाली आपने नहीं बताई पहले से जेड को, तो जेड से सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज 1500 ही ले सकते हो, वाई को जो देने वो नहीं ले सकते अगर पहले से इन्फॉर्म नहीं है तो। अगर पहले से इन्फॉर्म है तो जितना वाई को देना पड़ा वो भी ले सकते हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फोर्थ, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। आर देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल? कैविएट एम्प्टर का कोई एक्सेप्शन है? कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शन भी बताने 6 मार्क्स के लिए डिटेल है। तो लेट द बायर बीयर, बायर को खुद सोच समझ के चीज लेनी चाहिए। गलत चीज सिलेक्शन के लिए बायर लायबल है, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। मींस बायर लायबल नहीं होगा, कौन लायबल होगा? सेलर। वो एक्सेप्शंस कौन से थे? हाँ जी, बायर लायबल नहीं होगा उस केस में। वो एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या थी? सेलर लायबल होगा। जैसे सैंपल दिखाया, सैंपल जैसी चीज नहीं दी तो सेलर लायबल। चीज का डिस्क्रिप्शन दिया, क्वालिटी गिनाई, वैसी ना निकली तो सेलर लायबल। सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों दी, मैच नहीं हुआ तो सेलर लायबल। लेटेंट डिफेक्ट है, हिडन डिफेक्ट है जो नहीं देखा जा सकता, गड़बड़ करके चीज बेच दी किसने? सेलर ने, तो कौन लायबल? सेलर लायबल। या फ्रॉड करके बेची कह लो, अपनी चीज नहीं किसी की चुरा के बेच दी ऐसा कुछ, तो कौन लायबल? सेलर। जब सेलर की जजमेंट पे बायर ने रिलाई किया हो, था ना ऐसा कंडीशन थी, जब उसने आप पे रिलाई किया क्वालिटी फिटनेस की, आप उस चीज के सेलर हो, बंदे ने अपना पर्पस बता दिया और बायर ने आपकी जजमेंट पे रिलाई किया और आपने गलत सिलेक्ट कर दी चीज, तो भी कौन लायबल होगा? बायर नहीं, सेलर। और एक था ट्रेडमार्क वाली, वो जो पेटेंट ट्रेडमार्क, जिस चीज के यूज के लिए चीज फेमस है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाए, उसमें भी सेलर लायबल हो सकता है। तो ये सारा कुछ पढ़ा था, क्वालिटी फिटनेस, सैंपल, ब्रांड नेम, ये सब कुछ। नेक्स्ट फिफ्थ का ए, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय ए टू बी ऑन रिटर्न बेसिस। माल किसने दिया फिफ्थ ए में? फिफ्थ का ए क्या कह रहा है? ए ने बी को माल दिया है रिटर्न बेसिस पे। ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। पसंद आए रख लो, नहीं तो वापस। और कहता है दे आर फर्दर डिलीवर्ड बाय बी टू सी। बी ने आगे किसको ट्रांसफर कर दिया? ट्रांसफर फर्दर। इसने आगे किसको माल दे दिया? सी को दे दिया। और एंड देन सी टू डी, सी ने यही शर्तों पे ट्रांसफर फर्दर, उसने किसको ट्रांसफर कर दिया? डी को ट्रांसफर कर दिया। देखो ओके। अब कहता है गुड्स यहां से चोरी हो गया, गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया, स्टोलन फ्रॉम डीज गोडाउन, डी के गोडाउन से चोरी हो गया। तो आपसे पूछता है हु इज टू बेयर द लॉस ऑफ गुड्स एंड वाई। ऐसा है, लॉस कौन उठाएगा? पहली बात तो ये, ए क्या पैसे बी से मांग सकता है? यस 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 यस, ए कैन क्लेम होल अमाउंट फ्रॉम बी, क्योंकि उसने आगे ट्रांसफर एज ही हैज अडॉप्टेड द ट्रांजेक्शन। भाई जब तूने आगे ट्रांसफर कर दिया, ये क्या प्रूव करता है? तेरा बिहेव बताता है तूने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि तूने वो ट्रांजैक्शन अडॉप्ट कर दी। तो ए के पैसे लेने बन गए पूरे। ए पूरे पैसे किससे मांग सकता है? बी। अब बी तूने सी को दिया, तू सी से मांग। सी किससे मांगेगा? डी से। डी किससे मांगेगा? नहीं, किसी से नहीं। अल्टीमेटली तो डी की पॉकेट हल्की होगी, क्योंकि बी सी से मांगेगा। भैया मैंने तेरे को दिया था, तूने आगे बेच दिया, मींस अडॉप्टेड। सी किससे मांगेगा पैसे? डी। सी डी लड़ेंगे बाद में, ठीक है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली ए तो पैसे बी से मांग सकता है, क्योंकि उसने रिटर्न बेसिस पे दिया और तूने आगे बेच के ये इशारा कर दिया कि तूने ये ट्रांजैक्शन क्या कर ली है? अडॉप्ट कर ली है। तो बी इज लायबल टू पे द अमाउंट टू ए। और बी किससे मांग सकता है? सी। तो
इस तरह से। और हाँ, इन दोनों का डिस्प्यूट होगा, ए ने बी को दिया सामान, बी ने आगे देके प्रूव कर दिया कि मुझे पसंद है, तो ए पैसे ले सकता है। बी ने यही रिटर्न बेसिस पे सी को दिया, सी ने आगे दे दिया, वही बी कहेगा कि ये प्रूव करता है तूने आगे दे दिया, मींस यू हैव अप्रूव्ड द ट्रांजैक्शन, तू मेरे को पैसे दे। सी ने जब डी को दिया ना, डी ने अभी कुछ जवाब ही नहीं दिया, सेम शर्तों पे अप्रूवल बेसिस पे डी ने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई हाँ पसंद है या नहीं, इट मीन्स कि ओनरशिप अभी डी की हुई नहीं, इस बीच चोरी हो गया। तो क्या सी मांग पाएगा डी से? नहीं, क्योंकि डी अभी ओनर बना ही नहीं, क्योंकि अप्रूवल बेसिस पे था, अभी ओनरशिप लाइज विद सी। इस तरह का जो लोग माल देते हैं अक्सर इंश्योरेंस करवा के रखते हैं कि भाई अब डी से चोरी हो जाए, डी ओनर ही नहीं बना, वो कहता है मैं कहाँ से दूं, मेरी कोई गलती भी नहीं है। तो ये दोनों का झगड़ा होता रहेगा। अगर ये प्रूव हो जाए डी की नेग्लिजेंस से लॉस हुआ है, इससे संभाल के नहीं रखा, लॉक करके नहीं रखा, बाहर छोड़ दिया, ये वो, तो डी पे एक्शन हो सकता है, भी तूने नेग्लिजेंस की है, वरना डी ओनर बना नहीं था, अभी चोरी हो गया। तो रिटर्न बेसिस पे अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो डी से सी नहीं मांग पाएगा, पर ए पक्का बी से ले लेगा, बी पक्का सी से ले लेगा, सी डी से ले पाएगा मुश्किल है, क्योंकि स्टिल डी इज नॉट अ ओनर। जब ओनर ही नहीं तो वो कहता है मेरा सामान कहां से लॉस हो जाएगा, वो किसका लॉस है? सी का, वो ये कहेगा। चलो फिफ्थ का बी, डिस्कस द लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ कंपनी। 7 नंबर का है प्रमोटर, आपसे पूछ रहा है कि प्रमोटर की पोजीशन क्या है। ऐसा है, प्रमोटर कंपनी बनाने वाले हैं, फाउंडर मेंबर, जेब से पैसा लगा के कंपनी बनाते हैं, और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ही करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम प्रिंट करवाना प्रमोटर का काम, आर्टिकल प्रिंट करवाना, उसकी फीस पे करना, फिर कंपनी बनाने की फीस देना, आरओसी की फॉर्मेलिटी पूरी करना, फर्स्ट सब्सक्राइबर ढूंढना, पब्लिक में 7 और प्राइवेट में 2, उनके साइन कराना, डायरेक्टर ढूंढना, प्रपोज डायरेक्टर, पब्लिक में 3 और प्राइवेट में 2, उनके साइन करवाना, सी एडवोकेट की एक डिक्लेरेशन देना कि सारी कंपनी फॉर्मेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी हैं और कैपिटल के अकॉर्डिंग फीस पे करनी है, किसको? आरओसी को। ये सारे स्टेप कौन लेता है? प्रमोटर। फिर कंपनी कहीं जाके बनती है, कंपनी बनने के बाद भी क्या है, पहले शेयर इश्यू करने हैं, तो वो भी क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रमोटर जेब से देता है, ये सारा खर्चा करता है और मेहनत भी करता है, और इसकी पोजीशन फिड्यूशरी है, विश्वास की, तोड़ना नहीं है विश्वास। कल को कंपनी बनने के बाद कंपनी इस प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को, मान लो किराए का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी एम्प्लॉय को नौकरी पे रखने का है, प्रमोटर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी की चॉइस है वेदर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। कंपनी को लगता है हमारे फायदे का अडॉप्ट कर लिया एक बार, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का हो जाएगा, फिर प्रमोटर लायबल नहीं होगा, फ्री। रिलीफ एक्ट कहता है ये, प्रमोटर फ्री हो जाएगा तब। अगर कंपनी रेपुडिएट कर दे मानने से कि हमारे फायदे का नहीं है, शेयर होल्डर आए, वो कहते हैं हम नहीं मानते ये कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग किराए पे नहीं लेते, कोई एम्प्लॉय को हटा देते हैं जो प्रमोटर ने रखा, तो उस सिचुएशन में वो कंपनी पे केस नहीं कर सकता, वो नुकसान हुआ, सामने वाला केस करेगा, किस पे करेगा? प्रमोटर पे। तो प्रमोटर बड़ी रिस्क की पोजीशन पे है, और उसने जो मेहनत की, पैसा लगाया, तो कंपनी हो सकता है कुछ ना दे, धक्के दे के निकाल दे, तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। और ये भी हो सकता है कि उसको क्या है, अच्छा पैसा भी मिल जाए, उसको मेहनत का इनाम शेयर दे दे फ्री में, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? तो उसकी पोजीशन फिड्यूशरी है, रिस्क की पोजीशन में है, और कब तक रहता है कंपनी में? जब कंपनी के शेयर इश्यू हो गए, शेयर होल्डर आ गए, शेयर होल्डर ने मिलकर डिसाइड किया कौन डायरेक्टर है, ये फाइनल है जो प्रपोज है, बस कंपनी की मैनेजमेंट ने काम संभाल लिया, तो प्रमोटर की छुट्टी। बाकी कंपनी की मर्जी, उसको डायरेक्टर की पोस्ट दे के चला ले, कुछ ऐसा करना चाहे कर सकती है। ठीक, तो ये रेटिफाई करना कंपनी की मर्जी है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है, कंपनी की मर्जी है। ठीक, और पर्सनल लायबिलिटी प्रमोटर की खड़ी हो जाएगी, कंपनी अगर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को मानने से इनकार कर दे तो सारा खर्चा जेब से होता है, और बाय लॉ ले नहीं सकता वो। कंपनी बाउंड नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करने के लिए, मर्जी है अडॉप्ट करे या इनकार करे। तो 7 मार्क्स में आराम से लिख लोगे। फिर 6 क्वेश्चन में नोवेशन का मीनिंग पूछ रहा है। 6 में नोवेशन में कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट ही बदल गया, कार की जगह जीप बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या पार्टी बदल गई। मैंने राम को देने, राम को मैंने कहा यार मैं ना दे के सुरेश दे दे क्या आपको, उन दोनों की बात करवा दी। अब सुरेश ने राम को देने, मैं आउट हो गया बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बदल गई या कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट बदल गया। जबकि रिसाइन करना मतलब वेव कर देना, बख्श देना भी इसमें कवर्ड है। रिसीजन तो उसमें भी आता है भाई, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टी का चॉइस एक्सेप्ट और रिजेक्ट वो भी है, और वो भी है बख्श देना। ऑल्ट्रेशन, टर्म कंडीशन बदल गई कोई, जैसे सब्जेक्ट कार देने का तो कार का ही है, पार्टी भी मैं और राम है,
मैंने राम को वादा किया कार देने का, बस ये है कि पेमेंट का टाइम आगे पीछे कर लेना, परफॉर्मेंस की डेट आगे पीछे कर लेना, तो कोई टर्म कंडीशन बदल गई, बाकी कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट भी वही, पार्टी भी वही, दैट इज ऑल्ट्रेशन। हाँ वो डाउट क्लियर है, पुराना खत्म हो गया, लैप्स कॉन्ट्रैक्ट नया हो गया। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर बदल गई, कार की जगह जीप हो गया ऐसे, या पार्टी बदल गई, तो फिर वो नोवेशन है। पार्टी भी वही, नेचर भी वही, बस कोई टर्म कंडीशन बदल गई तो दैट इज ऑल्ट्रेशन। रेमिशन या वेव एक ही बात है। रेमिशन या वेवर क्या, जैसे मैंने किसी से माल लेना है, पैसे देने हैं, वो माल देना नहीं चाहता, मैंने कहा चल छोड़ यार तेरे पे एक्शन नहीं लेता, चाहता तो तेरे पे एक्शन ले लेता पर नहीं ले रहा, छोड़ा। या मान लो मैंने किसी को माल देना है और पैसे लेने हैं, वो नेकलेस उठा लाया, क्या भाई साहब नेकलेस है मेरे पास, तो चाहो तो एक्शन ले लो, चाहे वेव कर दो, चल बख्शते हैं, ये नेकलेस ही आने दे। मैंने किसी से 10 लाख लेना है, 9.5 लाख दे गया, मैंने कहा चल छोड़े यार 50 तो इससे नहीं मांगता। तो रेमिशन या वेवर एक ही कंसेप्ट है। ये एग्जांपल दे रहा है, आपने अपना राइट छोड़ दिया किसी से पैसे लेने का या कुछ भी, वेवर में कवर है वो। चलो नेक्स्ट 6 का बी, स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज रिक्वायर्ड। यूनानिमस कंसेंट चाहिए और पब्लिक नोटिस कब देना जरूरी नहीं, ये 2 क्वेश्चन है इसमें। यूनानिमस कंसेंट, जैसे मान लो 4 पार्टनर हो, नेचर ऑफ बिजनेस ही बदलना चाहते हो, मान लो 8 पार्टनर हो आप, 8 पार्टनर आर देयर, आप चाहते हो पहले बेचते हैं आप फ्रूट, अब आप चाहते हो फ्रूट नहीं आप तो क्या है नॉनवेज बेचेंगे, चिकन बिरयानी बेचेंगे, तो भैया ऐसे नहीं, सबकी हाँ चाहिए, नेचर बदलना है। तो किसी पार्टनर का एडमिशन करना है, नया पार्टनर सबकी मर्जी से आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा धक्के से, मेजोरिटी रूल नहीं, सब चाहेंगे तो पार्टनर बनेगा। माइनर को पार्टनर बनाना है, वो भी ऐसे रिस्क की बात है, लॉस उठाना नहीं और बेनिफिट ले लेगा, तो माइनर को पार्टनर भी सबकी मर्जी से बनाना है। ठीक, कोई टर्म कंडीशन, डीड के रूल बदलने हैं, तो भैया डीड के रूल तो सबकी मर्जी से बदलेंगे ना। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल, ड्राइंग का रूल, रेशो बदलना चाहते हो तो सबकी मर्जी से बदलेगा, किसी 1-2 पार्टनर के कहने से रेशो थोड़ी बदल जाएगा या टर्म कंडीशन थोड़ी बदल जाएगी, ये चीज़ है। पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है तो मिल के बैठ के सारे डिसाइड। और पब्लिक नोटिस कब देना जरूरी है, एडमिशन के वक्त तो जरूरी नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट का देना जरूरी है कि ये रिटायर हो गया, यस, कल को डील कर जाए तो। एक्सपल्शन का भी देना है, हाँ, कि हमने निकाल दिया इस पार्टनर को, नोटिस दो। डिसोल्यूशन का भी यस, कि आज के बाद हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं, फर्म डिसॉल्व हो गई है, वो दो, नोटिस जरूरी है। किसी पार्टनर की इंप्लॉयड अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जैसे एक पार्टनर को एम्प्लॉय रखने का राइट है, अब आपने वो राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले कोई भी पार्टनर माल खरीद सकता था, अब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पावर छीन ली, किसी एक को ही राइट दे दिया खाली। तो भाई बताओ ना, दुनिया को क्या पता कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है राइट, तो ये आपकी ड्यूटी में आता है, बताना पड़ेगा। चलो ये भी हो गया। सी पार्ट देखते हैं इसका, 6 का सी पार्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन है, करेक्ट एंड इनकरेक्ट बताना है। मेंबर ऑफ लिमिटेड कंपनी में नेवरदलेस हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, नॉर्मली सही है। लिमिटेड कंपनी में पार्टनर मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती नहीं, सही कह रहा है। सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, हाँ, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी किसी भी फर्म में पार्टनर बन सकती है, सही कह रहा है। सी, अ लिमिटेड कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द वर्ड लिमिटेड एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम, लिमिटेड वर्ड ना लगाए, क्या ये पॉसिबल है, हाँ। जैसे वो चैरिटेबल कंपनी है तो वो लिमिटेड वर्ड नहीं लगाती, सरकार का शेयर है जिन कंपनी में, वो भी वर्ड एंड में लिमिटेड ना लगाएं तो चल जाता है काम, हाँ चल जाता है, सही कह रहा है, चल सकता है। फोर्थ, फर्म कैन नेवर बी मेंबर ऑफ कंपनी, सही कह रहा है, पार्टनरशिप नहीं बन सकती कंपनी में मेंबर, वैसे सही है, पर एक केस में बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म चैरिटेबल कंपनी जो सेक्शन 8 की होती है उसमें पार्टनर बन सकती है। तो कहते हैं कभी नहीं बन सकती, तो ये गलत है, बन सकती है, सेक्शन 8 के वाली कंपनी में बन सकती है। आम किसी पार्टनरशिप में फर्म को शेयर नहीं दिए जाते, फर्म के पार्टनर के नाम शेयर दिए जाते हैं। तो कैन नेवर भी नहीं, आप लिखो एक्सेप्शन है, सेक्शन 8 वाली कंपनी में फर्म पार्टनर वो शेयर खरीद सकती है, फर्म के नाम से अलॉट हो जाएंगे शेयर, क्योंकि उसमें समाज सेवा है, किसी को मिलना तो कुछ है ही नहीं। फिफ्थ, सब्सिडरी कंपनी कैन बी द मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, यस, सब्सिडरी भी होल्डिंग में मेंबर हो सकती है अगर वो शेयर पहले से खरीदे तो। होल्डिंग सेक्शन 19 था,
होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनने से पहले शेयर खरीदे हुए सब्सिडी ने, क्या एच कंपनी ने सब्सिडी एस कंपनी के शेयर खरीद लिए 70% 1 जनवरी 20 में, तो सब्सिडी बन गई एच की। लेकिन जनवरी 20 से पहले ही 2019 में ही सब्सिडी एस ने एच के कुछ शेयर खरीदे तो पड़े रहने दो, पर इन शेयरों पे वोट डालने नहीं दिया जाएगा होल्डिंग की मीटिंग में। ये बात अपन ने सेक्शन 19 की बार बार पढ़ी थी। फिर इसमें पूछता है लिस्ट एनी 5 प्रिविलेजेस जो एक प्राइवेट कंपनी को अवेलेबल है। प्राइवेट कंपनी को तो ये अवेलेबल है कि भाई एक तो ये क्या है, प्राइवेट कंपनी राइट शेयर्स वगैरह नहीं करेगी, प्राइवेट कंपनी को मीटिंग्स के रूल से आज़ादी है, प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर से बन सकती है, प्राइवेट कंपनी 2 शेयर होल्डर से बन सकती है, प्राइवेट कंपनी में बड़ी फॉर्मेलिटीज और भी कम है, प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है अगर कैपिटल कम है और टर्नओवर भी 2 करोड़ से कम है। प्राइवेट कंपनी डॉर्मेंट प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है, ये अपन ने पढ़ा है। मीटिंग्स में रिलैक्सेशन है, प्राइवेट कंपनी में तो 2 लोग भी आ जाए कोरम हो जाता है। कोरम होता है कम से कम जितने बंदे आने चाहिए मीटिंग को वैलिड करने के लिए। तो एक पब्लिक कंपनी में तो 1000 मेंबर हैं तो 5 लोगों का कोरम चाहिए, 1000 से 5000 के बीच में तो 15, 5000 से ऊपर है तो 30। प्राइवेट कंपनी में तो 2 लोग भी आ जाए मीटिंग वैलिड होती है कोरम। और डायरेक्टर को कितनी तनख्वाह देनी है, पब्लिक कंपनी में बड़ा पंगा है, डायरेक्टर लोगों को 11% टोटल नेट प्रॉफिट से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकते। मान लो प्रॉफिट 1 करोड़ है तो 11 लाख से ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं है साल का, लेकिन प्राइवेट कंपनी में वो चक्कर नहीं है, रेम्यूनरेशन कितना भी दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है, MGT 14 नहीं सबमिट, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, MGT 14 ये छोड़ो। ठीक है, तो ये चीज़ है, इकट्ठा भी अपॉइंट कर सकते हो काफ़ी सारे डायरेक्टर, हर एक के लिए अलग अलग वोटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब है, मतलब प्राइवेट कंपनी को ऑडिट में भी रिलैक्सेशन है। तो ये बहुत पॉइंट है, आप अपने सिलेक्टेड 5-4 पॉइंट लिख सकते हो। MD रखना पड़ता है पब्लिक कंपनी में, होल टाइम डायरेक्टर, प्राइवेट में ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ है। बोर्ड की पावर के रिगार्डिंग काफ़ी रूल हैं, प्राइवेट में वो सब पंगा नहीं है। तो ज़्यादा मतलब थोड़ा ब्रीफ में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो टेस्ट था हो गया है। ठीक है, कर लेंगे आप इसे अच्छे से।